हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास की, स्पेशली फॉर द एसएससी जीडी, जिसके आपको ज्योग्राफी में आपको हर एक चैप्टर में हर एक चैप्टर में यूं नहीं बल्कि हर एक टेस्ट में, हर एक आपके डे में, हर एक शिफ्ट में आपको 2 से 3 जो क्वेश्चंस हैं आपको वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो ज्योग्राफी चैप्टर वो शुरू करेंगे, ज्योग्राफी सब्जेक्ट शुरू करेंगे, वो ना ही सिर्फ आपकी एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए, बल्कि हम एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल और या फिर आपके जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उनको भी मद्देनजर हम रखते हुए आज आपका ये ज्योग्राफी की क्लास जो है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा ज्योग्राफी पढ़ के। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ज्योग्राफी होती है, जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं, देखिए ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज जियो एंड सेकंड वन इज ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। यानी कि अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की तो हम कहेंगे कि द स्टडी ऑफ अर्थ। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब ये तो हो गया बेसिक बात। ये जो है आपको किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज ज्योग्राफी। जो आपको वो पूछा जाएगा, वो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं। तो ये फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, वो कहा जाता है एराटोस्थेनेस को। जी हाँ, ठीक है। तो आगे सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ की। अब बहुत सारे, इनफैक्ट मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि हमारी अर्थ है, उसकी जो शेप होती है दैट इज स्फेरिकल शेप, या यूं कहूं स्फेयर। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये गलत है। जो अर्थ की शेप होती है दैट इज कॉल्ड एज जियोइड शेप। जियोइड शेप, अब ये कैसी होती है? देखिए, इसमें क्या होता है, जो हमारी अर्थ होती है वो सेंटर से थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई होती है। ये थोड़ा मैंने ज्यादा बना दिया, लेकिन थोड़ी सी बाहर की तरफ होती है, ना कि स्फेयर की तरह। दो इस शेप को कहा जाता है जियोइड शेप। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब हम शुरुआत में चलते हैं, जब अर्थ की शुरुआत हुई थी, अर्थ के बनने की शुरुआत हुई थी, उस समय क्या था कि जो हमारी अर्थ का शेप था, स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जब अर्थ हमारी बनी थी उस समय कैसे फीचर्स चल रहे थे, कैसा हमारी अर्थ की जो शेप थी वो कैसी थी। देखिए सबसे पहले जो हमारी उस समय जो अर्थ थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब क्या था, आज के टाइम पे आप जितने भी कॉन्टिनेंट देखते हैं, उस समय सभी कॉन्टिनेंट जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ एक एक सिंगल लैंड मास में थे, और इसके जो इर्द गिर्द था वो सिर्फ और सिर्फ आपको वाटर देखने को मिलता था उस समय। ठीक है, आई होप सो यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। अब जो वाटर बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज, दैट वाज कॉल्ड या इज कॉल्ड एज पैंथेलेसा। और ये आपका एसएससी जीडी में बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। और सेकंड जो कोई लैंड मास था, जो लैंड मास था, इसको कहा जाता था पेंजिया। इसको कहा जाता था पेंजिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत शिफ्टों में पूछा गया है। आज तक अगर आप कभी देखें तो आपको कभी ना कभी ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अब हुआ क्या, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे समय के साथ साथ धीरे धीरे जो आपका ये पेंजिया है, जो आपका पेंजिया है, वो धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ 2 हिस्सों में। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ये टूटा किस वजह से। तो सबसे पहले जो फोर्सेस जिनकी वजह से वो टूटा, फर्स्ट वन वाज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कहां से आई, मून और सन के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई जा रही थी उस वजह से। सेकंड इज टाइडल फोर्स। ये अब टाइडल फोर्स क्या होती है,
तो टाइडल फोर्स क्या था, अब देखिए जैसे जैसे मूवमेंट होती है वैसे वैसे जो आपका ओशनिक वाटर है ये भी तो टकरा रहा है इससे, जो आपका ओशनिक वाटर है ये भी लगातार टकरा रहा है इससे, इसकी वजह से ये क्या हुआ, धीरे धीरे में टूटना शुरू हो गया। होप सो यहां तक समझ आ गया होगा आपको सबको। आगे अब ये जो आपके लैंडमार्क जो दो टूटे, इनमें जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट था दैट इज कॉल्ड एज, जो नॉर्दर्न हिस्सा था उसको कहा जाता था लोरेशिया। क्या कहता था उसको, लोरेशिया। और कहीं कहीं आपको ये अंगारा, अंगारा लैंड भी देखने को मिलेगा, ठीक। और जो आपके साउदर्न में थे इसको सिंपली कहा जाता था गोंडवाना लैंड। बहुत सारे बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है कि इसको कैसे लर्न करें या कैसे याद रखें। तो याद रखिए, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये डॉन, डॉन DAWN डॉन, यानी कि डॉन मतलब डाउन, जो नीचे की तरफ होगा जो डाउन में होगा दैट इज कॉल्ड एज गोंडवाना लैंड, और जो ऊपर बचा उसको लोरेशियन या फिर अंगारा लैंड भी कहा जाता है। अब एसएससी में ये पूछा गया था कि आप ये बताइए कि कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो कौन से हिस्से का, कौन से अपर का पार्ट था कि लोअर का पार्ट था। जैसे कि एग्जांपल तौर पर मैं बताऊं तो जो लोरेशिया या यूं कहूं अंगारा लैंड में जो आप आज के टाइम पे आप देखते हैं जो आपके कॉन्टिनेंट जो है वो अपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वो जो सब थे वो लोरेशिया और अंगारा लैंड के पार्ट थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है, ठीक। आपको आप बच्चों नहीं पता होगा तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक लाइन होती है जो अर्थ को ऑलमोस्ट दो हिस्सों में बराबर बराबर काटती है, वो 0 डिग्री पे होती है, दैट इज कॉल्ड एज, इसको कहा जाता है इक्वेटर। और जो अपर अपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपको कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, जो अपर कॉन्टिनेंट में अपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंट, जैसे कि कौन कौन सा आपको मिलता है, नॉर्दर्न अमेरिका एक, एशिया दो, और यूरोप तीन। ये आपको तीन कॉन्टिनेंट जो देखने को मिलते हैं ये लोरेशिया के पार्ट थे। और मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, एशिया और यूरोप को एक साथ मिला दें तो इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। अब बात बची आपके गोंडवाना लैंड की। तो जो आपको निचली तरफ, नीचे की तरफ जो आपको कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका साउथ अमेरिका, दूसरा आपका अफ्रीका, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ एंटार्क्टिका। ये सब किसके पार्ट थे, ये सब पार्ट थे गोंडवाना लैंड के। आई होप सो आप सबको यहां तक समझ आ चुका होगा। आप फिक्र मत कीजिए जिनको ये नहीं पता है कि इक्वेटर क्या होता है क्या नहीं होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, आप फिक्र मत कीजिएगा, हम आपको आगे बताएंगे अच्छे डिटेल में, काफी अच्छे से बताएंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा। तो चलिए हम उसी बात पे आते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास हमारी आती है अर्थ। हमारी अर्थ है, ठीक। अर्थ को ऑलमोस्ट दो बराबर हिस्सों में जो लाइन कट करती है दैट लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर। और ये याद रखिएगा ये 0 डिग्री पर होती है। इसके जो अपर में एक अनदर लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्योंकि नॉर्थ की तरफ है तो इसकी जो डिग्री है दैट इज इस वक्त मेरे को याद नहीं आ रहा, आई थिंक 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है। और एक लाइन नीचे की तरफ होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी 23.5 डिग्री, बट ये साउथ में होती है तो दैट इज साउदर्न हेमी
स्फेयर में। जी हाँ बिल्कुल, ये सही बात है, 23.5 में ही होती है। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया। अब ऐसा नहीं है कि ये लाइंस आपको जो है वो धरती में एक्चुअली में देखने को मिलती हैं। दीज ऑल थ्री लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, यानी कि आपको अर्थ के ऊपर देखने को नहीं मिलती हैं, बल्कि ये साइंटिस्टों द्वारा खुद ड्रॉ की गई हैं। अभी क्यों की गई हैं, उनकी क्या वजह थी इनको ड्रॉ करने की? तो सबसे पहले एक वजह थी कि जो आपकी सन की जो मूवमेंट होती है, आपने देखा होगा कि जो सन की जो मूवमेंट होती है, गर्मियों में आपके सन जो आपके सर के ऊपर होता है, सर्दियों में आपका सन थोड़ा सा डाउन में होता है। जो सन की मूवमेंट होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही होती है। सन ना तो इसे ऊपर जाता है, ना ही से नीचे की तरफ आता है। यहां तक क्लियर है? आई होप सो यहां तक सबको समझ आ चुका होगा। आगे, जैसे कि मैंने बताया कि इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो हिस्सों में, यानी कि एक कौन सा हिस्सा होता है आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको काटती है कौन, इक्वेटर। वैसे ही एक लाइन होती है जो अर्थ को दो हिस्सों में काटती है, बट नॉट इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न, बट इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द western hemisphere, and this line is called as prime meridian। और ये आपको कहीं ना कहीं कई बार क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब अर्थ की बात करें तो अर्थ के ऊपर जो आपको कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसे हम हिंदी में आपको महाद्वीप भी कहा जाता है, वो टोटल कितने को देखने को मिलते हैं? आपको देखने को मिलते हैं 7। आपने देखने को मिलते हैं 7। और जो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है आपका एशिया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका? एशिया। और जो आपको ओशंस देखने को मिलते हैं वो हैं आपके 5। कौन कौन से? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड लास्ट इज आर्कटिक। ये सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, और ये सबसे स्मॉलेस्ट। और इसको याद, इन ओशंस को याद रखने का ट्रिक है पैसा, PAISA, पैसा, यानी कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक। आई होप सो यहां तक सबको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने यहां तक आप सबको बताया कि एक लाइन थी यहाँ पे इक्वेटर, ठीक, ये 0 डिग्री थी। वैसे ही बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इस तरीके की, बहुत सारी लाइंस होती हैं। और एक कहाँ तक होती हैं ये? दैट इज कॉल्ड एज, ये 90 डिग्री तक होती हैं। और इन 90 डिग्री को कहा जाता है पोल्स। ये आपका नॉर्दर्न पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहा जाता है लैटिट्यूड्स। यानी कि लेटी हुई जो लाइंस होती हैं इनको कहा जाता है लैटिट्यूड्स। और ये SSC के एक पेपर में पूछा गया था कि जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस होती हैं उनको क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड्स या फिर लॉन्गिट्यूड्स। तो आई होप सो कि आज के बाद किसी का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब वैसे ही हम बताया प्राइम मेरिडियन के बारे में कि वर्टिकल लाइन होती हैं, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। वैसे ही और भी बहुत सारी लाइंस होती हैं आपकी। तो ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। चलिए यहां तक आई होप सो आप सबको समझ आ रहा होगा यहां तक। आगे, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में जाने में अगर हम जाएं तो कितने टाइम का फर्क आता है किसी भी दो
एडजेसेंट लॉन्गिट्यूड में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या फिर यूं यूं कहूँ, एडजेसेंट की नहीं बल्कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में जाना हो तो कितने टाइम का फर्क आता है, कितने टाइम का डिफरेंस आता है, वो आता है 4 मिनट का, 4 मिनट्स। ये आप पॉइंट याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है। यहां तक क्लियर? आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया था प्राइम मेरिडियन को लेकर, कि जो आपकी प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन जिसे हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, और इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, जिसे हम GMT के नाम से भी जानते हैं। ये कहां से पास होती है? तो ये पासिस फ्रॉम या ड्रॉन फ्रॉम लंदन रॉयल ऑब्जर्वेटरी, जो कि लंदन में ही है, यहां से ड्रॉ की गई है। अब मे बी ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि बताइए कंट्रीज बताइए फ्रॉम विच GMT पासिस। जो GMT है वो कहां से, कौन कौन सी कंट्री से पास होती है? तो सबसे पहले कंट्री है आपकी टोगो, सेकंड इज UK, माली, स्पेन, अल्जीरिया, बुर्कानो फ्रांसको, फ्रांस, घाना। टोटल कंट्रीज हैं आपकी 8, 6, 7 और 8। अब आप कहेंगे सर ये इसको सही लर्न कैसे करेंगे, इसको दिमाग में कैसे रखेंगे? तो इसकी एक ट्रिक है। तो ट्रिक है, तुम सब फ्रांस गए, T फॉर टोगो, यूके, M फॉर माली, S फॉर स्पेन, A फॉर अल्जीरिया, B फॉर बुर्किना फासो, फ्रांस फॉर फ्रांस एंड G फॉर घाना। आई होप सो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। और मैं एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन होती है, जो प्राइम मेरिडियन होती है वही इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। ऐसा बच्चे समझते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है, वो नहीं होती है। इनफैक्ट जो प्राइम मेरिडियन होती है, मैंने जैसे बताया, प्राइम मेरिडियन यहाँ पे 0 डिग्री से क्रॉस होती है। प्राइम मेरिडियन कहाँ से क्रॉस होती है? आपकी 0 डिग्री से क्रॉस होती है। लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन है वो आपकी 180 डिग्री से क्रॉस होती है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे इक्वेटर की तरफ। इक्वेटर जैसे बताया था, जहाँ पे देखिए इक्वेटर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही चलते ऐसे 90 तक जाएगा। वैसे प्राइम मेरिडियन जो है वो आपका 0 से चलता है और पूरा 180 इस तरफ घूमता है और 180 डिग्री इस तरफ घूमता है, यानी टोटल कितना हुआ? 360 डिग्री का चक्कर लगाता है ये पूरा। तो इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी कहां से क्रॉस होती है? 180 डिग्री से क्रॉस होती है, याद रखिएगा। ये तो हो गया आपका ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे आपकी इंडियन ज्योग्राफी। तो आप इन सबको, जो बात मैंने बताई, इन सबको नोट कर लीजिएगा, इनको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। और अगर फर्दर किसी बच्चे को कोई डाउट वगैरह होगा, या किसी भी पॉइंट पे आपको कोई डाउट होगा, तो आप जो है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो कमेंट है उनका अच्छे से एक प्रॉपर जवाब दे पाऊं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।